हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार का आज इसमें कोई भी प्रश्न नहीं छूटा हुआ। वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखें। आपने मौलिक अधिकार के जो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, इसलिए आज उसको डिस्क्राइब करके पूरा बताया जाएगा। बिल्कुल अंदर तक के कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दिए जाएंगे आज, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है इसे भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकार को न्यायालय में जो है वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट न्यायालय जारी करता है। अगर मौलिक अधिकारों का किसी का हनन होता है तो वो रिट के लिए आवेदन कर सकता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य हैं। अगर बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में ये 7 थे, जबकि वर्तमान में ये 6 हैं। आर्टिकल 31 जो है उसको और 19 की जो स्वतंत्रता है उसमें F19 बन के F जो है, इन दोनों को संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कानूनी अधिकार बना दिया है। तो जो मूल संविधान में 7 थे, अब उसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में जो है अब 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। 300 कैमेस को ऐड किया है। तो अब देखते हैं मौलिक अधिकार जो है 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रारूप किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप दिया था। मौलिक अधिकार कितने हैं? समता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में वर्णित हैं। उसके बाद ये 5 हो गए। छठा जो था 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 कै में ऐड करके कानूनी अधिकार बना दिया है। यहाँ से इसको हटा दिया है। इसके साथ जो है 19 के कै में जो एक स्वतंत्रता थी उसको भी F में उसको भी हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया है। मूल संविधान में 7 थे, अब ये 6 रह गए हैं। छठा जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। इसके तहत ही जो है उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। अब देखते हैं आपातकाल में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप ज़रूर कर दोगे। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चन इसके सही कर देंगे। और जो आने वाले जितने भी प्री एग्जाम में 15 से 20 नंबर की पॉलिटी हर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे PCS प्री हुआ, RO ARO प्री हुआ, लोअर PCS का प्री है, उसमें भी जो है 15 से 20 नंबर की पॉलिटी पूछी जाएगी। और जो RO ARO का मेंस है, सुनने में आ रहा है इस बार सिलेबस में 200 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 100 नंबर का हिंदी का मेंस और 100 नंबर का एस से लिखा जाएगा। तो 400 नंबर का ये होगा। इस 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी का 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो पॉलिटी जो है आप अच्छे से तैयार करें, उसके बाद हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे तैयार कराएंगे। तो पॉलिटी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ें। मौलिक अधिकारों पे आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपातकाल जो है वो 3 तरीके से लगाया जाता है। एक तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, और 360 में जो है वो वित्तीय आपात लगता है। तो उसके तहत जो है 352 से 360 तक जो है आपातकाल के बारे में है। तो आर्टिकल 358 क्या कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो है अगर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। किस कंडीशन में? युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो अनुच्छेद 19 बना रहेगा। तो ये 358 कहता है। अब बात करते हैं सशस्त्र विद्रोह आया कहाँ से। तो 44वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रयोग किया जाएगा। तो जो आंतरिक अशांति था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाएगा। उसके तहत अगर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 बना रहेगा। अब 359 क्या कहता है? 359 कहता है कि अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 का वर्णन तो इसमें है, उसके अतिरिक्त जितने भी अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत?
अनुच्छेद 359 के तहत। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दी गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपातकाल में भी प्रभावी रहेंगे। तो आपातकाल का जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा तो वो सारा यहाँ बता दिया गया है, सारा आपके समझ में आ गया होगा कि जो अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण है तो अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है तो अनुच्छेद 19 बना रहेगा। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो है अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल में प्रभावी रहेंगे, इनका निलंबन भी राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल से संबंधित है तो वो है 44वां संविधान संशोधन। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और जो अन्य हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। स्वर्णिम त्रिभुज जो है मूल अधिकारों का जो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं तो आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है ये 3 आर्टिकल जो है स्वर्णिम त्रिभुज कहलाते हैं मौलिक अधिकारों के। अब मौलिक अधिकारों का डिस्क्राइब देखते हैं थोड़ा सा। 12 से 35 में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें सरकार, संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिकाएं, वैधानिक या गैर वैधानिक जो हैं LIC हुआ, सेल हुआ, ONGC हुआ, इसके बारे में जो बताया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि राज्य शब्द को कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में इसको परिभाषित किया गया है। और जितने भी विधायिक और गैर संवैधानिक वैधानिक जो हैं निकाय हैं उनका इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, संविधान लागू होने से पूर्व जितनी भी प्रदत्त विधि थी वो जो असंगत थी वो खुद ही स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अनुच्छेद 13 का मुख्य कारण यही है कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, अगर कोई संसद जो है ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, न्यायालय को लगता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, असंगत है, तो जो है न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार जो है न्यायालय को मिला है आर्टिकल 13 से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 से असंगत है, जो न्यायालय कानून असंवैधानिक घोषित करके प्रवर्तन को उसको रोक सकता है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको दिया गया है। तो संशोधन जो है वो संसद कर सकती है। अनुच्छेद 368 से जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। और ये कब मिला इसको, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारती बाद जो था 1973 में, उसके तहत मिला है संसद को। संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है आर्टिकल 368 में और भाग 20 में इसका उल्लेख है, तो उसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन अभी हमने पढ़ा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी रिट जो जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे उनमें क्या अंतर है। और हाई कोर्ट जो है रिट को खारिज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट को खारिज नहीं कर सकता। इन सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 13 में जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की बात कही गई है कि संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं कि अगर कोई कानून ऐसा बनाती है संसद जिसमें जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसमें 3 तरीके से उसको अलग किया जा सकता है। आच्छादन, या तो उसको पूरा हटा दिया जाएगा। पृथक्करण, या तो उसमें कोई पॉइंट जो बिंदु अनुरूप नहीं है उसको ही हटाया जाएगा। या अधित्याग, उसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13 जो है इस प्रकार से 3 सिद्धांतों के अनुरूप जो है न्यायालय उसको खारिज कर सकता है। अगला है हमारा समता का अधिकार, जिसे कहते हैं हम समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता, राज्य द्वारा किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो विधि है उसके लिए सभी व्यक्तियों को समानता है, कोई भी जो है इससे अलग नहीं है, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 14 में है। ये वाक्य जो है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कानून जो है सभी व्यक्तियों के लिए समान है,
किसी के लिए असमान नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ दिन का समय दिया जाता है उनको, तो इस चीज़ के लिए कुछ अपवाद हैं। तो विधियों का समान संरक्षण, जबकि विधि के जो कानून हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। अनुच्छेद 31 के गै को जो है अनुच्छेद 14 पर वरीयता दी गई है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। उसको बताया गया है 15 के आर्टिकल 3 में। 15 के आर्टिकल 4 में जो है ओबीसी, एससी, एसटी को शैक्षणिक स्थानों तथा आर्थिक वर्ग के लिए उपबंध किए गए हैं। तो ये कुछ अन्य उपबंध किए गए हैं, जबकि इनके स्थान पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए 14 और आर्टिकल 16 जो हैं ये सभी के लिए समान है, जबकि आर्टिकल 15 में जो है महिलाओं और बच्चों के लिए जो है स्पेशल या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्पेशल उपबंध किए गए हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल जो है जो बीडीओ के एग्जाम में भी आया था, तो 14 और 16 जो है सभी के लिए समान है। अब बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन। इसी के तहत जो है EWS जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 15 के 6 और 16 के 6 में प्रावधान किया गया है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, सभी को जो है अफसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत जो होती है उसको इसके द्वारा समाप्त किया गया है। इसके लिए दंड की विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। संसद बना सकती है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध क्या दंड रखना है। तो ये आर्टिकल 17 को अनुच्छेद 35 के साथ मिलाकर जो है संसद, अनुच्छेद 35 में जो है संसद को अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 17 के तहत अगर कोई अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है संसद कुछ भी कानून बना सकती है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है ये कानून बनाया था संसद ने, जिसको संशोधन करके 1976 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। तो ये संसद के द्वारा बनाया गया था। अनुच्छेद 35 की शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है ये भी संसद के द्वारा 1989 में बनाया गया है। तो इसके द्वारा जो है अस्पृश्यता का उल्लंघन करने वालों को या छुआछूत को बढ़ावा देने वालों को इसमें दंड का प्रावधान है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो राज्य है सेना या शैक्षणिक जो उपाधि है उसके अलावा जो है अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो अगर राज्य कोई उपाधि प्रदान करता है तो या तो वो सेना से संबंधित होनी चाहिए या शैक्षिक या शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए। यह 18 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 18 के 2 में क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी। तो जो भारत का कोई भी व्यक्ति है बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री को अलंकरण देने की व्यवस्था की गई है। इसको 1954 से शुरू किया गया है, जबकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध करार दिया है। तो जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो है ये आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है विदेश से बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। अब आर्टिकल 19 से 22 जो है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताएं शामिल थी, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 बन का च बोल सकते हैं या एफ बोल सकते हैं। संपत्ति अर्जन करने की जो स्वतंत्रता है उसको अनुच्छेद 21 के 31 भी इसके साथ हटाया है, दोनों को हटाकर 300 कै में कानूनी अधिकार बना दिया है। तो कौन से आर्टिकल से? 44वें संविधान संशोधन से। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19 का कै भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार के साथ सभा करने की स्वतंत्रता। फिर गै में कहा गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, घै में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करना, और लय में जो है किसी भी देश के क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। जबकि च को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। उसके बाद 6 आता है कि व्यापार, कारोबार, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो आप इसको ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं कि पहले आदमी बोलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सभा करेगा,
सभा करी तो उसके बाद उनने फिर संघ बना लिया। संघ बनाने के बाद वह किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है और वहाँ पे आने जाने के बाद फिर वो निवास कर सकता है। जब वहाँ पे निवास करेगा तो फिर वो आजीविका चलाएगा, वहाँ पे व्यापार भी करेगा। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कि 19 का जो क है, जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसके तहत किस किस बिंदु को शामिल किया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये किस में शामिल है। तो 19 का जो वन है क, उसमें शामिल किया गया है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। अब इसमें और क्या क्या शामिल है, शांति का अधिकार इसमें शामिल है, प्रदर्शन करने का अधिकार इसमें शामिल है लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, अखबार पर अगर प्रतिबंध है तो उसके विरुद्ध जो है वो अधिकार दिए गए हैं। 19 के 2 में जो है, ये तो 19 के वन की बात है सारी, जबकि 19 के 2 में जो कहा गया है कि 19 वन में दी गई सारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो किस आधार पर लगाया जा सकता है उसके बारे में 19 के 2 में बताया गया है। तो ये स्वतंत्रताएं मूल संविधान में 7 थी, जिसमें से 19 वन के 6 को इसमें हटा दिया है। तो ये स्वतंत्रता थी। और प्रेस की स्वतंत्रता को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। ये प्रश्न में भी अभी एग्जाम में आया था। आगे देखते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल 20 कहता है। इसमें क्या क्या कहा गया है, जब तक कोई भी दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराध के रूप में उसे दंड का भागी नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर उस पर अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसे हम दोषी नहीं मान सकते, ये आर्टिकल 20 कहता है। 20 के 2 में क्या कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण, एक अपराध करने के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता एक ही अपराध करने के लिए। तो एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जा सकता है, ये कहा गया है 20 के 2 में। तो ये जो मुख्य है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति किसी से अपराध होता है तो उसके संबंध में उसे क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं। 20 का 3 क्या कहता है कि गवाह बनाने के लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। तो ये भी 20 के 3 में बताया गया है। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वे सभी मानवाधिकार जो संविधान के मूल अधिकारों में शामिल नहीं हैं उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत व्यापक व्याख्याओं में माध्यम से प्राप्त हो गए हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 21 में। ये जो है एक अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो भी इसको बढ़ावा देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो है उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को जो है संरक्षित करती है। किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अगर इसके द्वारा कोई संसद विधि बनाती है तभी जो है इसको वंचित किया जा सकता है, नहीं तो ये अधिकार रहेंगे। आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 जो है प्रभावी रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होते। गोपालन मामला 1950 कहा गया था। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सूक्ष्म व्याख्या की थी कि इसमें सिर्फ मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है। तो जो विधानमंडल अगर कोई विधि बनाता है तो उसके जो है वो इसको खारिज कर सकता है। जैसे मतलब ये प्राण और दैहिक अधिकार है, उसको ये विधानमंडल विधि बनाकर हटा सकता है, लेकिन इसका मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर राज्य रोक लगा सकता था। मतलब विधानमंडल जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता था, लेकिन इसको जो है मेनका गांधी बना भारत संघ 1978 के मामले में इसको पलट दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानमंडल के विरुद्ध भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि विधानमंडल भी जो है इस पर रोक नहीं लगा सकता, मतलब राज्य भी इस पर रोक नहीं लगा सकता। तो किसी भी व्यक्ति के जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उस पर विधानमंडल या कोई राज्य भी रोक नहीं लगा सकता, उसको ये स्वतंत्रता मिली रहेगी। अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका मामले में अनुच्छेद 21 का विस्तार कर दिया है और इसमें जो मूल अधिकारों में कुछ अधिकार शामिल नहीं थे उनको इसमें शामिल किया गया है। तो कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, निष्पक्ष सुनवाई, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार और एकांतता का अधिकार। तो ये अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका बना भारत संघ 1978 के मामले में इन अधिकारों को जोड़ा है। इसका जो है विस्तार किया गया है अनुच्छेद 21 का।
तो ये जो जितने भी हैं सारे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। तो ये सारे जो है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है हमारा शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के कै में है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा है। कब जोड़ा है? 2002 में। और किस में जोड़ा है? 21 के कै में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये तो मौलिक अधिकारों में जोड़ा है, जबकि नीति निर्देशांक तत्वों में अनुच्छेद 45 में भी इसको जोड़ा है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का जो है देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 45 में जोड़ा है। अनुच्छेद 51 के कै में भी जोड़ा है। पहले 10 मूल कर्तव्य होते थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा है कि नया मूल कर्तव्य जोड़ा है। पहले मूल संविधान में 10 थे। माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस समय ये 10 थे। अब ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। किस समिति के अनुशंसा पे इनको जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशांक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में, तीनों में जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। आरटीई की बात करें तो इसी के बेस पे जो है संसद ने भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण करना है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का उसे कारण बताना होगा। वकील से परामर्श करने के लिए उसे छूट देनी होगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में जो है यात्रा के समय को जोड़कर भी मिलाकर पेश करना होगा। मतलब जितना यात्रा समय लगता है न्यायालय पहुंचने में, उस समय को भी 24 घंटे में ऐड करना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अनुच्छेद 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करना। मानव, पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री करना जो है ये मानव दुर्व्यापार में आता है। और महिला और बच्चों को अनैतिक व्यापार जो है, अनैतिक दुर्व्यापार इस आर्टिकल में कहा है कि किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे का जो है अनैतिक रूप पे जो है खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध कर सकते हैं। जैसे कि कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य कराना जो है प्रतिबंधित है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 24 के तहत। इसी के लिए जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम का गठन किया गया था 2005 में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक है कि सभी धर्मों को जो है समानता दी गई है। किसी भी स्पेशल धर्म को जो है मान्यता नहीं है भारत में। इसके लिए जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जोड़ा गया है। अगला है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29-30 में आर्टिकल में इसको बताया गया है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख आदि हैं, उन्हें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में जो है स्थापना करना और उन्हें चलाने का भी अधिकार दिया गया है। अगला आर्टिकल है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो रिट का जो क्षेत्राधिकार है ये कहाँ से लिया है? तो ये ब्रिटिश कानून से लिया है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन ये अभी तक संसद ने नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय जो है और उच्च न्यायालय जो है दोनों रिट जारी करते हैं। इसमें क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आज समझना है आपको। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य विषय में भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है हाई कोर्ट का जो है उच्च न्यायालय जो है उसका क्षेत्राधिकार विस्तृत है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद जो है अन्य विषय के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन जो अभी तक नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी करता है, इसलिए इसका वैसे क्षेत्र विस्तृत है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के उसमें देखा जाएगा, जबकि उच्च न्यायालय जो है सिर्फ एक राज्य के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जो है जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जाता है, जबकि हाई कोर्ट का मूल अधिकारों के अलावा अन्य विषय पेपर जारी करने के लिए विस्तृत है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 से रिट जारी करता है, जो एक मूल अधिकार है। इसके तहत इसको नहीं खारिज कर सकता। अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट आवेदन करता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय को उसने कोई ना कोई प्रावधान जरूर करना होगा। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उसको खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वतः ही एक मूल अधिकार है। जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 से रिट जारी करता है, यह रिट को खारिज भी कर सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट को एक और अधिकार है कि हाई कोर्ट रिट खारिज कर सकता है। उसके बाद वो व्यक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि पहले हाई कोर्ट में कोई आवेदन करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो पहले हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट को रिट खारिज करने का अधिकार है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट खारिज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। आवेदक सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट के लिए आवेदन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट में आवेदन करे। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 5 प्रकार की रिट है, ये भी पढ़ लेते हैं। हैबियस कार्पस, इंग्लिश में भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। मैंडेस हो गया परमादेश, प्रोविजन हो गया प्रतिषेध, और कैरोटेरिया हो गया उत्प्रेषण, और क्वे वारंटो हो गया अधिकार पृच्छा। तो पहला देखते हैं हम, हैबियस कार्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाना जरूरी है जिसको गिरफ्तार किया है। उसके तहत जो है मजिस्ट्रेट कारण जानेंगे कि इसका कारण क्या है गिरफ्तार करने का। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। और अनुच्छेद 21 को ये संरक्षण प्रदान करता है। दैहिक स्वतंत्रता और प्राण का जो संरक्षण है उसको ये संरक्षित करता है। ये वाली रिट जो है इसको संरक्षित करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इसको जारी कर सकता है। अगली रिट है हमारी परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसका प्रयोग सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों को नकारने के रूप में पूछा जा सकता है। अगर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दे सकते हैं कि तुम ये कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। तो यह जो रिट है वो निजी व्यक्ति या ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है या राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है निजी व्यक्ति या गैर संवैधानिक जो निकाय होते हैं या राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अगली रिट है हमारी प्रतिषेध, जिसका मतलब होता है रोकना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या निकाय के विरुद्ध जब जारी की जाती है जब उन्हें लगता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय दे रहा है, तो इसलिए उसका उल्लंघन रोकने के लिए जो है ये रिट जारी की जाती है। अगली है हमारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट जो है ये भी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मूल अंतर क्या है ये देखते हैं हम। इसमें क्या है कि प्रतिषेध तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो, तब जारी की जाती है। जबकि उत्प्रेषण तब जारी होती है जब उसने उल्लंघन कर दिया हो, मतलब कोई निर्णय दे दिया हो, तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए जो है उत्प्रेषण जारी की जाती है। अगर अभी निर्णय नहीं दिया तो उसे रोकने के लिए जो है वो प्रतिषेध जारी की जाती है। तो ये दोनों में मूल अंतर है। अगला है हमारा अधिकार पृच्छा। आपका प्राधिकार क्या है? इसका मतलब है कि आपका प्राधिकार क्या है, उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप जो है यह कार्य किस अधिकार से कर रहे हो, तो ये उसलिए रिट जारी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति जो है बिना उस अधिकार के योग्य के उस कार्य को कर रहा है तो तब ये अधिकार पृच्छा रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 25 जो है हिंदू शब्द का अंतर्गत आता है। इसमें सिख, जैन, बौद्ध धर्म भी शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 32 तक हमने पढ़ लिया। अब 33, 34, 35 के बारे में पढ़ते हैं। संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बल के मूल अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। तो जो संसद के द्वारा इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस किस के? जो अर्धसैन्य बल होते हैं, पुलिस बल होते हैं, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। और यह अधिकार संसद को है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि भारत में कहीं भी अगर मार्शल लॉ लागू है तब अनुच्छेद 34 जो है प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि मूल अधिकारों को प्रभावी रखने का अधिकार संसद को है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो ये आज हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर था। इसमें एक बार और देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार है वो है संसद को। मौलिक अधिकारों को निलंबन का अधिकार है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को। और मौलिक अधिकारों को जो संरक्षक है वो है उच्चतम न्यायालय, जो रिट के माध्यम से इनको लागू करवाता है। तो ये आज मौलिक अधिकार का चैप्टर था। इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जो आपने पहले कभी ना पढ़े हुए शायद, उनको आप ज़रूर अपने टेक्स्ट बुक में नोट करके रखें, जिससे एग्ज़ाम से पहले आप उनको रिवाइज करके जाए ज़रूर, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अंदर से क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा। आजकल थोड़ा सिंपल बुक से काम नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो नोट्स हैं ये स्टैंडर्ड बुक के हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत दृष्टि पीसीएस की मेंस की बुक है, परीक्षावाणी समाध्य अध्ययन जिसमें 30 वर्षों के पेपर भी इंक्लूड हैं, और ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ये सारी बुकें इसमें इंक्लूड हैं। आकार आईएएस के नोट्स भी इसमें इंक्लूड हैं। तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें और डेली नोट्स बनाएं। अगर आपकी तैयारी 1 या 2 घंटे हो रही है तो आप उसको बढ़ाने के लिए डेली नोट्स बनाएं, जिससे आपकी तैयारी 4 या 5 घंटे होगी। और लिखकर जो नोट्स बनाते हैं तब आपकी तैयारी जो है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इससे पहले भी हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। लगातार इस तरीके से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये पॉलिटी की सीरीज चलिए, उसके बाद हम साइंस और अन्य सब्जेक्ट की भी सीरीज करेंगे। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, धन्यवाद। ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया।